जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो सारी कायनात उसे मिलाने में आपकी मदद करने के लिए जुट जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति, प्रवक्ता और फाउंडर CEO एकेडमिक ज्ञान सेतु, आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक नए शख्सियत की जीवन परिचय को लेकर के। जी हाँ, आज 28 दिसंबर यानी आज ही के दिन एक ऐसे महान व्यक्तित्व जो कि संसार में आते हैं और उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य, आर्थिक साम्राज्य को खड़ा कर दिया, ऐसे व्यक्तित्व धीरू भाई अंबानी की आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। धीरू भाई अंबानी की इस सेशन को हम लोग तीन भागों में इसमें चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला सेशन होगा जिसमें हम लोग धीरू भाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे और उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से उन्होंने अपने एक साम्राज्य को खड़ा किया और बाद में ये चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कौन से टूल्स अपना करके उन्होंने इस अंपायर को खड़ा किया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं धीरज लाल हीराचंद अंबानी के बारे में, जो कि धीरू भाई अंबानी के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 28 दिसंबर 1932 को जूनागढ़ रियासत, जो कि इस समय 1932 में भारत हमारा गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जो कि जूनागढ़ रियासत में एक चोरवाड़ नामक गांव जो कि गुजरात में था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो कि हीराचंद गोवर्धन भाई थे, ये वो ग्रामीण स्कूल में एक प्राइमरी शिक्षक थे और उनकी माता एक गृहिणी थी, जमुनाबेन उनकी माता एक गृहिणी थी। तो इस तरीके से उनके पांच पुत्र थे। हीराचंद गोवर्धन भाई के 5 पुत्र थे, 5 पुत्रों में ये तीसरे संतान थे धीरू भाई अंबानी। और इतनी कम आमदनी थी, उनकी सैलरी बहुत कम थी, तो इस तरीके से घर में आर्थिक तंगी हुआ करती थी। आर्थिक तंगी के कारण जो है ये कभी कभी क्या करते थे कि अपने परिवार की मदद करने के लिए गिरनार की पहाड़ियों पर जो सैलानी आते थे उन सैलानियों के लिए पकौड़े तला करते थे और पकौड़े तलते थे, तो उससे भी इनका घर परिवार नहीं चल पाता था। इनके सपने बहुत बड़े थे। इनके सपने इतने बड़े थे कि ये हमेशा सोचा करते थे कि एक दिन हम भी भारत में एक साम्राज्य स्थापित करेंगे, बहुत बड़ा आदमी बनेंगे। तो इसके लिए फिर इन्होंने जैसे तैसे करके मैट्रिक पास की। पढ़ाई में इनका मन लगता नहीं था, तो मैट्रिक पास करके फिर अपने बड़े भाई के सहयोग से ये जो है 16 वर्ष की आयु में 1948 में जब देश हमारा उस समय आज़ाद ही हुआ था, शैशवावस्था में ही था देश, तो उस समय 16 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई के सहयोग से अदन की तरफ रुख किया। अदन की तरफ रुख किया, जो कि उस समय जो है अंग्रेजों का गुलाम देश हुआ करता था और वहाँ पर इन्होंने अपना भाग्य आजमाना शुरू किया। वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पर 300 रुपये प्रतिमाह के वेतन पर अदन में एवेसी एंड कंपनी नामक एक जो है कंपनी थी, वहाँ पर अपनी नौकरी शुरू की। अब 300 रुपये में वो नौकरी शुरू तो कर दिया, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। तो सपने बड़े थे धीरे धीरे करके। अब क्योंकि वो कंपनी ऐसी थी, अंग्रेजी कंपनी थी, और उस कंपनी में उनको अंग्रेजी में कार्य करना पड़ता था और ये देसी गुजराती पढ़े लिखे, गुजराती और हिंदी के अलावा इनको अंग्रेजी आती कहाँ थी। तो इसलिए इन्होंने फिर रात में मेहनत करके अंग्रेजी सीखना शुरू किया। अंग्रेजी की समस्या सामने जब आने लगी तो ये डिक्शनरी उठा करके रात में बैठ जाया करते थे और बहुत काफ़ी देर तक अंग्रेजी के शब्द को उसमें से सर्च किया करते थे, खोजा करते थे। इस तरीके से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और धीरे धीरे इनके लगन ने, इनके आत्मविश्वास ने इन्हें जो है अदन के एक फिलिंग स्टेशन पे मैनेजर का जो है पद से भी नवाजा गया। ये अदन के फिलिंग स्टेशन पे मैनेजर हुआ करते थे। तो मैनेजर जब थे तो उस समय उसके वहाँ पर जो चाय की कीमत थी 25 पैसे, लेकिन ये अक्सर जो है वहाँ 25 पैसे की चाय ना पी करके बल्कि एक चाय कैफे जाया करते थे, जहाँ पर 1 रुपये की चाय होती थी, जहाँ पर अमूमन बड़े बड़े व्यापारी लोग, बिजनेसमैन आया करते थे और चाय पीते थे। वो इसलिए जाते थे क्योंकि इनकी सोच बड़ी थी। ऐसा वो सोचते थे कि बड़े लोगों के बीच बैठेंगे, उनकी बातों को, वार्तालाप को सुनेंगे तो हमारे दिमाग में भी कुछ ना कुछ इस प्रकार से विचार आएंगे जिससे कि हम किस तरीके से अमीर बन सकें। तो इस तरीके से इसी दौरान इनको एक पता चला था कि अदन में जो है शुद्ध चांदी जो थी, शुद्ध चांदी की जगह तो उनके सिक्कों का प्रचलन महंगा था। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ की सरकार भी नहीं जानती थी, लेकिन अंग्रेजों की सहायता से इन्होंने क्या किया कि शुद्ध चांदी की कुछ जो है उसमें मिलावट करवा के और फिर जो है उसके सिक्कों का ढलान किया और उसका जो है विक्रय किया। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ानी शुरू की। धीरे धीरे यमन में इनका व्यवसाय चला। 6 साल तक वो यमन में रहे और 1957 में वहाँ भी जो है भारत में जिस तरीके से 1947 में आज़ादी की जो है बिगुल बजी थी, उसी तरीके से यमन में भी 1957 में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई हुई और अंग्रेज वहाँ से छोड़कर चले गए। तो अब यमन में जो है एक गृह युद्ध का माहौल छिड़ गया और वहाँ पर जो विदेशी थे उनको बाहर भगाया जाने लगा। तो ऐसी स्थिति में धीरू भाई अंबानी के लिए सामने एक संकट पैदा हुआ और उन्हें वापस पुनः जो है भारत आना पड़ा। तो 1958 में वो मुंबई आ गए और मुंबई आकर के अब उन्होंने जो वहां पर कमाया था उसमें उनके पास 1500 रुपए थे, मामूली, मात्र 1500 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल 1500 रुपए मात्र थे, मामूली रकम थी। और वो यहाँ आकर के अपने एक छोटे से कमरे में, लगभग 350 वर्ग फुट के एक कमरे में, एक टेलीफोन और एक मेज और 3 कुर्सियों की सहायता से उन्होंने एक छोटी सी कंपनी रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन की स्थापना कर दी।
और उसमें जो उनके सहयोगी थे उनके चचेरे भाई चंपकलाल दीमानी थे। ये चंपकलाल दीमानी इनके साथ अदन में भी थे, तो इनके साथ इन्होंने यहाँ पर ये छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और इसमें मुख्यतः दो कार्य करते थे, मसालों का आयात निर्यात और पॉलिस्टर धागों का यानी यार्न का आयात निर्यात और मसालों का आयात निर्यात इस कंपनी के माध्यम से इन्होंने शुरू किया। क्योंकि ये बहुत उत्साही थे, बहुत ज़्यादा जो है महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और चंपकलाल एक ऐसा व्यक्ति था जो कि थोड़े से में संतुष्ट हो जाता था, मिलावट उलावट करके इधर उधर करके थोड़ा बहुत पैसे कमाना चाहता था। वो बहुत बड़ा विजनरी नहीं था, बहुत बड़ा सपन देखने वाला नहीं था। तो इस तरीके से विपरीत स्वभाव के कारण 1965 में धीरू भाई अंबानी और चंपकलाल की जो साझेदारी थी, बिजनेस व्यापारिक साझेदारी थी, वो टूट गई। तो व्यापारिक साझेदारी टूट गई तो अब धीरू भाई अंबानी के सामने एक समस्या आ गई। लेकिन 1966 में वो हार कहाँ मानने वाले थे। 1966 में उन्होंने जो है नरोदा में कपड़ा, अहमदाबाद में एक स्थान है नरोदा, वहाँ पर कपड़ा मिल स्थापित किया। उस समय क्योंकि पॉलिस्टर जो कि विदेशों में धागे बनते थे पॉलिस्टर, उस धागे का प्रचलन भारत में, उस कपड़ों का प्रचलन भारत में अभी ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाया था। तो इन्होंने एक ब्रांड बिल्ड किया, बिमल। अपने बड़े भाई के बेटे के नाम पर इन्होंने बिमल ब्रांड जो है कपड़ा यार्न का, धागों का, पॉलिस्टर धागों को बनाना शुरू किया अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री में। क्योंकि विजनरी अधिक थे तो इन्होंने जो है इसके बारे में काफ़ी जो है पैसे इकट्ठे करने की सोची। तो इनको एक बड़ा मतलब एक छोटी फैक्ट्री स्थापित की थी, लेकिन बड़ी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी। तो पूंजी प्राप्त करने के लिए बैंक की तरफ रुख करते हैं, लेकिन बैंक ने इस पर भरोसा नहीं किया और इनको लोन नहीं दिया। फिर बाद में ये 1977 में इन्होंने भारत में इक्विटी कल्ट को डेवलप किया। जी हाँ, इक्विटी कल्ट को डेवलप करने वाला कौन था? धीरू भाई अंबानी ही था। इक्विटी कल्ट के माध्यम से इन्होंने रिलायंस IPO जारी किया और रिलायंस IPO जारी करके बहुत सारा पैसा लोगों के बीच से जो है निवेश के रूप में प्राप्त किया। कहा जाता है कि लगभग 58,000 से अधिक लोगों ने इन पर विश्वास जताया और इनकी कंपनी में साझेदारी व्यक्त की। तो इस तरीके से एक आधुनिक ट्रेंड इक्विटी कल्ट विकसित करने में धीरू भाई अंबानी का महत्वपूर्ण योगदान था। और इन्होंने अपने सहयोगों, शेयरधारकों को जो है विश्वास में लिया और उनसे कहा कि आपको मुनाफा ही मिलेगा इस कंपनी से। इसलिए लोग मुनाफे में आकर के इनकी साझेदारी बढ़ती गई और धीरे धीरे इनकी कंपनी जो है आज रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, टेक्सटाइल और कैपिटल मार्केट में ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत बड़ा एक अंपायर खड़ा कर दिया। इन्होंने जो है इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया कि इनके कुछ विरोधी भी बीच में आने लगे। विरोध स्वरूप इनके बारे में कहा जाने लगा कि जो है इन्होंने सरकारी नीतियों को अपना खिलौना बना दिया है, अपने मन मुताबिक सरकारी नीतियाँ सरकार से बनवा लेते हैं। ऐसे लांछन भी लगे इन पर कि जो है पॉलिटिकल फंडिंग भी करते हैं। यहाँ तक कि जो शेयर मार्केट्स में बहुत सारी चीज़ें जो है आंतरिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। ऐसे बहुत सारे इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी समय समय पर लगते रहे और ऐसा होता है, अगर आदमी आगे बढ़ता है तो उसके लिए आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। और अंततः 6 जुलाई 2002 को इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद कुछ समय बाद जो इनकी कंपनी थी वो कंपनी इनके 2 बेटों में, मुकेश और अनिल में विभाजित हो जाती है, जिसमें RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुकेश अंबानी के नेतृत्व में जाती है और दूसरी जो अनिल अंबानी के नेतृत्व में आती है दूसरी कंपनी। तो इस तरीके से इन्होंने एक बहुत बड़ा अंपायर जो 1500 रुपये से शुरू किया था, बहुत बड़ा एक 75,000 करोड़ रुपये का अंपायर खड़ा कर दिया। आज इनके एम्पायर की अगर हम बात करें, जो कि मुकेश अंबानी वाली जो कंपनी है RIL, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि हमारी GDP जो भारतीय GDP है उसका लगभग 2.8% कंट्रीब्यूशन सिर्फ RIL करती है। और इसके अलावा अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो लगभग 8.2% एक्सपोर्ट जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज ही पूरे अर्थव्यवस्था में करता है। तो एक तरीके से बहुत बड़ी इंडस्ट्री इन्होंने खड़ी कर दी। अब ऐसे व्यक्ति को तमाम पुरस्कार भी मिले। 1996, 1998 और 2000 में इनको मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ एशिया पावर 50 में शामिल किया गया। केमिकल उद्योग में विकास करने के लिए इनको 2000 में मैन ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया गया और 2001 में द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। और इसके अलावा 2002 में इन पर धीरू भाई अंबानी पर भारतीय डाक टिकट भी जारी किया गया भारत सरकार द्वारा और फिक्की ने इन्हें मैन ऑफ द 20th सेंचुरी का अवार्ड भी दिया। और 2016 में इनको भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। क्या आप तैयार हैं इनके सिद्धांतों को सीखने के लिए कि इन्होंने कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए जिन प्रिंसिपल पर चल करके आज इस मुकाम तक पहुंचे? तो अगर आप लोग एक्साइटेड हैं, तैयार हैं, तो मैं भी आज यहाँ पर एक्साइटेड हूँ आपको इनकी कहानी को सुनाने के लिए कि इन्होंने किस तरीके से ऐसे बड़े साम्राज्य को स्थापित किया, ऐसे बड़े मुकाम को प्राप्त किया।
इनके कुछ सिद्धांत उनको हमने 5 यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड किया है। 5 पार्ट्स में इनको देखेंगे किस तरीके से उन्होंने कार्य करते हुए ये साम्राज्य स्थापित किया। धीरू भाई ये जानते थे कि किस तरह पेट्रोल की एक एक बूंद में ताकत छिपी है, इसी तरीके से जानते थे कि व्यक्ति के भीतर भी असीम संभावनाएं छिपी हैं। और इसी असीम संभावनाओं को समझते हुए कि हर व्यक्ति के अंदर एक असीम संभावनाएं छिपी है, तो उन्होंने व्यक्तियों की पहचान 2 तरीके से की। एक तो वो व्यक्ति जो इनकी कंपनी में रह करके कर्मचारी के रूप में इनके साथ कार्य करता था, और दूसरे वे व्यक्ति जो उपभोक्ता थे, जो वास्तव में राजा थे, किंग थे। तो इनके बारे में ये समझते थे। कर्मचारियों के साथ ही हमेशा मेल मिलाप से रहा करते थे, उनके बातों को समझते थे, सुनते थे, उनकी समस्याओं को हमेशा सुनने के लिए तत्पर रहते थे। हमेशा जो व्यक्ति अपने कर्मचारियों को अधीनस्थ ना समझ करके बल्कि अपना पार्टनर मानता है, वो अक्सर ऐसे काम में सक्सेस होता है। यही उनकी कला थी। धीरू भाई अंबानी के अंदर ये बहुत बड़ी कला थी कि वो अपने कर्मचारियों को अपना पार्टनर मानते थे, या उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते थे, बल्कि उनका मार्गदर्शन करते थे। जहाँ पर जरूरत होती थी वहाँ पर उनका वो मार्गदर्शन किया करते थे। और उपभोक्ता को तो वो किंग मानते थे। कस्टमर इज द किंग एंड आई एम द ओनली सर्वेंट। ऐसा उनका मानना था कि उपभोक्ता तो हमारा राजा है और उसकी सेवा करना ही हमारा केवल कार्य है। तो इस तरीके से उन्होंने हमेशा अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता को बनाए रखी, और जो है अक्सर उपभोक्ताओं को हमेशा अपने विश्वास में लेकर के अपनी गुणवत्तापूर्ण सर्विसेज, सेवाएं, वस्तुओं को लोगों तक पहुंचाते रहे। कर्मचारियों के साथ अक्सर ऐसा कहा जाता था कि अपने कर्मचारियों के साथ चलते चलते अक्सर वो उनके कंधों पर हाथ रख दिया करते थे और उन्हें दोस्त कहकर संबोधित किया करते थे। ये भी उनकी एक अलग पहचान थी। बहुत सादगी के साथ अपने कर्मचारियों के साथ पेश आया करते थे। तो इस तरीके से व्यक्तियों के अंदर छिपी असीम संभावनाओं को वो समझते थे, जानते थे, और उसी के आधार पर उन्होंने काम किया। और उनके दूसरे प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो उनका एक बहुत बड़ा जो आज कलाम जी की भी जो है उन्होंने भी कहा है, खुली आंखों से बड़े बड़े सपने देखना चाहिए। तो ऐसा जो है धीरू भाई अंबानी भी किया करते थे। वे जानते थे कि सीमाएं केवल दिमाग में होती हैं, जो सीमाएं होती हैं वो हमारे दिमाग में होती हैं, इसलिए वो हमेशा खुली आंखों से बड़े बड़े सपने देखा करते थे। जब वो अदन में पेट्रोल पंप पर जब वो मैनेजर के पद पे काम करते थे तो वो अक्सर किसी बड़े तेल शोधक कारखाने की स्थापना के बारे में सोचा करते थे। और देखिए एक दिन सिद्ध भी हुआ। जामनगर में जो रिफाइनरी कारखाना बना है रिलायंस का, वो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कारखाना स्थापित हुआ है। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद ये जो है कारगर हुआ, लेकिन उन्होंने सब विजन उन्हीं का तो था। और इसके अलावा अगर हम तीसरे सिद्धांत की बात करें तो वो धन के अंतहीन आपूर्ति के रहस्य के सिद्धांत पर कार्य करते थे। धन के अंतहीन आपूर्ति के रहस्य का सिद्धांत जानते थे। वे जानते थे कि धन कोई प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये एक बाई प्रोडक्ट है, ये एक उप उत्पाद है। धन कमाना हमारा परम उद्देश्य नहीं होना चाहिए, धन कमाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वो ये जानते थे कि धन एक बाई प्रोडक्ट है, धन तो अपने आप आएगा। अगर हम धन को प्राथमिक उद्देश्य मान लेंगे तो हम अपने जो हमारे उत्पाद हैं उन उत्पादों के साथ हम पैसे कमाने के लिए उन उत्पादों की गुणवत्ता से हम समझौता करने लगेंगे। तो उनका ऐसा विचार था, उनका ऐसा मानना था कि हमारा मुख्य उद्देश्य होता है उपभोक्ता जो कि हमारा राजा है, उसकी आकांक्षाओं की, उसकी आपूर्तियों की पूर्ति करना, समाज कल्याण करना, यही उनका परम उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य को रखते हुए, समाज कल्याण के कार्य को करते हुए अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता के साथ कभी समझौता नहीं किया, और धन जो कि बाई प्रोडक्ट के रूप में हमेशा उनके पास आता गया, और एक अंतहीन धन की अंतहीन आपूर्ति उन्होंने स्थापित की। और अगर हम चौथे सिद्धांत की बात करें तो उनका चौथा सिद्धांत था कक्षा सिद्धांत या ऑर्बिट प्रिंसिपल। वो अक्सर ये कहा करते थे कि व्यक्ति जिस कक्षा में, जिस ऑर्बिट में पैदा हुआ है, उस ऑर्बिट में ही हमेशा ना बना रहे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जहाँ पे आज है उस कक्षा को निरंतर बदलते रहना चाहिए। इस निरंतर बदलते रहने की जो शक्ति है, जो पावर है, उस पावर के कारण ही व्यक्ति उत्तरोत्तर विकास करता है। तो ऐसा उनका विचार मानना था। कहाँ ऐसे ही धीरू भाई जैसे तमाम ऐसे सैकड़ों और अंबानी की जरूरत है जो ऐसे विचार को लाएं, और लाते भी जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आज के समय में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो समय समय पर आ रहे हैं और अपनी ऑर्बिट को, अपनी कक्षा को निरंतर परिवर्तित करते जा रहे हैं। यही कारण है कि जो हिंदू वृद्धि दर के रूप में 4% हमारी जीडीपी की ग्रोथ थी, आज 7 से 8% के बीच में कहीं ना कहीं जा रही है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर के कारण ही ऐसा हो रहा है। और उनका एक आखिरी सिद्धांत था फिलैंथ्रोपी का सिद्धांत। फिलैंथ्रोपी का सिद्धांत यानी दूसरों की मदद करना और दान करना। वे ऐसे दान में विश्वास करते थे जो खुला दान ना हो, गुप्त दान में विश्वास करते थे। आजकल तो लोग दान करेंगे और दानी के साथ अपने दान जिसको दे रहे हैं उसके साथ में एक सेल्फी लेंगे और उसे वायरल कर देंगे सोशल मीडिया पर। वो इसमें विश्वास नहीं करते थे। दान गुप्त होना चाहिए। वो अक्सर दान करते थे तो अपने बात को जो है लोगों तक
बताते भी नहीं थे कि कहाँ से हम मतलब ये दान कहाँ से आया है। अक्सर वो भूकंप पीड़ितों के लिए जो है राशन बंटवाते थे, ट्रक का ट्रक सामान भिजवा देते थे, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जो है पूरा समस्याओं का समाधान करते थे अक्सर, लेकिन सब छिपे रूप में खुल करके सामने नहीं आते थे। और यहाँ तक कि उनके जो फैमिली थी, उनकी जो कर्मचारियों की फैमिली थी, उनके साथ में वो जो है बहुत सम्मान के साथ पेश आया करते थे। अक्सर वो जो है उनकी फैमिली के सदस्यों को विदेश यात्रा के लिए हवाई टिकट मुहैया कराते थे, विदेश यात्रा भी कराते थे, जिससे कि एक जो है फिलैंथ्रोपी का सिद्धांत बना रहे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है करते हुए वे इस उत्तरोत्तर इस शिखर पर बढ़ते गए। यहाँ पर हम पाल कोल्हो का एक कथन है, उसको कहना चाहेंगे, जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो सारी कायनात उसे मिलाने में आपकी मदद करने के लिए जुट जाती है। जी हाँ, ये कथन है पाल कोल्हो का। पाल कोल्हो का ये कथन आपने भारतीय सिनेमा में शाहरुख खान के द्वारा दिए गए किसी उद्घोष में भी सुना होगा। इस तरीके से आप लोग नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि अब आप किसकी बायोग्राफी किसकी सुनना चाहते हैं। हम उसकी बायोग्राफी, जीवनग्राफी लेकर के दोबारा आपके साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।